पुष्यमित्रा की बातों से वैसे तो आर्यन को कोई डर नहीं था, मगर ना जाने क्यों उसके मन के भीतर ही भीतर आग सुलगने लगी थी। थोड़ी ही सही, मगर आर्यन के दिल में घबराहट जाग पड़ी थी। घबराहट हो भी तो क्यों ना, यह आर्यन के जिंदगी का सवाल था। वो जिंदगी जिसे आर्यन ने एक बार पहले ही मौत के हाथों से छीना था, कब्र की कोख से जिंदा बाहर निकला था। ऐसे में एक बार फिर आर्यन को अपने जिंदगी को मौत के सामने खड़ा करना था, दो दो हाथ लड़वाना था। पर अब जो भी हो, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अब सिर्फ और सिर्फ आर्यन के पास एक ही रास्ता था कि कैसे भी करते हुए वो बस योद्धा स्तर को हासिल कर ले, ताकि दुष्यंत, लायला और आर्यनगर के उन लोगों की नजरों से बच सके। आर्यन पुष्यमित्रा को कहता है, अब जो कुछ भी हो महानायिका, अब आगे मेरी जिंदगी मेरा साथ दे या ना दे, आगे मैं और जीऊं या ना जीऊं, मौत मुझसे दूर रहे या फिर आकर मुझे गले लगा ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अब पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि वापस लौटना असफलता की ओर व्यक्ति का पहला कदम होता है। और मैं अपने पैरों में मजबूरियों की बेड़ियां मंजूर कर सकता हूं, मगर कायर की तरह अपनी जिंदगी जीने के लिए वापस मुड़ना नहीं, हरगिज़ नहीं। पुष्यमित्रा आर्यन की बातें सुनकर सुन्न थी और साथ ही साथ हैरान भी, शायद इसीलिए क्योंकि पुष्यमित्रा जैसी उम्र दराज औरत के सामने एक कम उम्र का लड़का, जो अभी ठीक से अपनी उम्र की परिपक्वता पर भी नहीं पहुंचा था, अपनी उम्र से कई गुना बड़ी बातें कर रहा था। सच ही है, कभी कभी परिपक्वता उम्र के साथ नहीं आती, उससे पहले ही परिस्थितियां व्यक्ति को जिम्मेदार और समझदार बना देती है। पुष्यमित्रा आर्यन को देखते हुए उससे पूछती है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम यही चाहते हो तो फिर यही सही। तुम्हें अगर मेरी किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो तो तुम बेझिझक निश्चिंत रूप से मेरे पास आ सकते हो। चाहे कोई परेशानी हो, कोई दुविधा हो, कोई उलझन या फिर कोई सवाल, तुम किसी भी वक्त मेरी सहायता मांग सकते हो। पुष्यमित्रा की बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक गर्म मुस्कुराहट आ जाती है। आर्यन मन ही मन खुश था कि कोई तो है जो उसके लिए किसी भी समय खड़ा हुआ था, कोई था जो हर कदम पर उसकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा हुआ था। आर्यन मुस्कुराते हुए पुष्यमित्रा से कहता है, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि योद्धा स्तर को हासिल करते वक्त मुझे क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था, ताकि मैं इसके लिए पहले से ही खुद को तैयार कर सकूं? आर्यन के इस सवाल के बाद पुष्यमित्रा गहरी सोच में पड़ जाती है। पुष्यमित्रा को देखकर समझ आ रहा था कि जरूर कोई विशेष बात है। थोड़ी देर बाद पुष्यमित्रा गहरी सांस भरते हुए आर्यन से कहती है, योद्धा स्तर की सबसे मुश्किल बात यही है कि इसमें कुछ भी पहले से तय नहीं होता। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब भ्रमजाल है, एक ऐसा भंवर है जिसमें उतरने वाला या तो उलझ कर रह जाएगा या फिर सीधा दुनिया के पार किनारे पर पहुंच जाएगा। योद्धा स्तर के वक्त जब व्यक्ति ध्यान की स्थिति में बैठता है तो कई दिशाओं के द्वार खुल जाते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति किसी सपने की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां से समझ आना बिल्कुल बंद हो जाता है कि क्या भ्रम है और क्या हकीकत। जब व्यक्ति भ्रम और हकीकत के जाल में फंसता है तब उससे बाहर निकल आ पाना मुश्किल हो जाता है। कई लोग भ्रम को ही हकीकत मानकर उसी में उलझ कर रह जाते हैं, तो कई लोग हकीकत को भ्रम मानकर उस दुनिया से निकलने के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं। इसके साथ ही योद्धा स्तर तक पहुंचते वक्त शरीर में कई ऐसे बदलाव होते हैं जिन्हें व्यक्ति के लिए सह पाना खासा मुश्किल होता है। ये बदलाव शारीरिक तो होंगे ही, पर इसकी शक्ति का मानसिक रूप से भी खौफनाक प्रभाव पड़ सकता है। आर्यन, जब तुम योद्धा स्तर के लिए ध्यान की स्थिति में बैठोगे तब तुम्हें कई तरह के एहसास होंगे। ध्यान की स्थिति तुम्हारे हृदय के सब रास्ते को खोल देगी, जिसकी वजह से तुम्हें कई तरह की भावनाओं का एहसास होगा। अब तुम्हें इन भावनाओं को काबू करना होगा, वरना तुम भावनाओं के वश में आकर पागल हो जाओगे। इसके साथ ही तुम्हें अपने शरीर में पंच तत्वों का प्रभाव भी महसूस होगा। अब वो प्रभाव कितना ताकतवर और कितना भयानक होगा, ये उसी समय पता चलेगा।
तुम्हारे शरीर की बनावट में भी एक हल्का सा अंतर पैदा होगा। ये अंतर कितना गहरा और गहन होगा, ये तुम पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर बात यही है कि योद्धा स्तर को हासिल करते समय कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ऐसा कुछ जो दुनिया में तुमने कभी नहीं देखा हो। बस तुम्हें अपने आप को काबू करना होगा, वरना फिर यह बहुत भयानक साबित हो सकता है। बस अपने शरीर को इतना मजबूत और शक्तिशाली कर लेना ताकि तुम्हारे शरीर की सारी नसें और आंतें उस ऊर्जा को सोख सके और शरीर के अंदर आसानी से प्रवाह कर पाएं। पुष्यमित्रा ने आर्यन को इतना कुछ बता दिया था कि अब आर्यन को कुछ और सोचने की जरूरत नहीं थी। मगर पुष्यमित्रा की बातों में इतना कुछ छुपा हुआ था कि आर्यन ना सोचते हुए भी सोच के गहरे सागर में उतर ही गया था। पुष्यमित्रा ने यामिनी की पहेली को आसान कर दिया था। आर्यन को अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसे अभ्यास के 3 पड़ावों से होकर गुजरना था। आर्यन अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकता है। सूरज जमीन के सीने पर चढ़ बैठा था। दोपहर की कड़कड़ाती हुई धूप एक बार फिर निकल आई थी। सूरज की तेज धूप ने गीली जमीन को सुखा दिया था, मगर धरती के ऊपरी परत में नमी जम चुकी थी। कम से कम अब आर्यन के लिए अभ्यास में मुश्किल नहीं होगी। तेज धूप के बावजूद मौसम में एक नरमी थी। बारिश की वजह से गर्मी कम हो चुकी थी। खिड़की से बाहर झांकता हुआ आर्यन अब अपने पहले पड़ाव के लिए तैयार था, जिसमें आर्यन को अपने शरीर को इतना मजबूत और शक्तिशाली बनाना था कि वो किसी भी तरह से उस ऊर्जा को काबू कर सके, उस तत्विक शक्ति को अपने अंदर ग्रहण कर सके। महानायिका पुष्यमित्रा आर्यन को अपनी सलाह देकर वहां से रवाना हो चुकी थी। पुष्यमित्रा जल्दी से इंदु महल की ओर निकल जाती है। आर्यन अभ्यास से पहले स्नान घर की ओर चलता है और नहाकर तैयार हो जाता है। आर्यन ने ऐसे कपड़े पहने थे जो अभ्यास के लिए उपयुक्त हो, ताकि उसे अभ्यास में किसी भी तरह की परेशानी और रुकावट का सामना ना करना पड़े। नहाकर तैयार होकर आर्यन एक जगह बैठ जाता है और तेज गहरी सांसें खींचने लगता है। लंबी लंबी सांसें लेते हुए आर्यन अभ्यासों के बारे में सोच रहा था। उसे ऐसे अभ्यासों की तलाश थी जो उसके शरीर के मांस को और अधिक विकसित और ताकतवर बना सकते थे। अगले ही पल आर्यन उठता है और अपने अभ्यास के लिए निकल जाता है। आर्यन ने आज कुछ भी तय नहीं किया था कि वो कहाँ अभ्यास करेगा और क्या अभ्यास करेगा। आर्यन बस एक धुन में चलता जा रहा था। थोड़ी ही देर में आर्यन गुरुकुल की वाटिका के हिस्से में पहुंच जाता है। आर्यन को अपने अभ्यास की शुरुआत चढ़ाई से करनी थी, इसीलिए वो खास तौर पर एक खजूर के पेड़ को ढूंढ रहा था। आर्यन ने चढ़ाई के लिए खास तौर पर इसी पेड़ को चुना था, क्योंकि खजूर का पेड़ ऊंचाई में बहुत ही लंबा होता है। ऊपर से इसका तना कांटेदार होता है, इसीलिए खजूर के पेड़ पर चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। खजूर के पेड़ पर चढ़ाई बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि खजूर का पेड़ एकदम सीधा और सटीक होता है, इसीलिए उस पर चढ़ना बेहद मुश्किल होता है। सीधे पेड़ों पर चढ़ाई अक्सर मुश्किल ही होती है, ऊपर से खजूर का तना, उस पर चढ़ना मतलब कि अपने खून को उसके तने के हवाले करना। पर आर्यन ने तय कर लिया था कि वो इस मुश्किल काम को करके रहेगा। उसे बस इसी तरह के अभ्यास करने थे जो कि जोखिम से भरे हों, ऊपर से उसके शरीर के विकास के लिए असरदार हो। सूरज सिर पर मंडराने लगा था। धूप अपना असर बहुत तेजी से दिखा रही थी। गर्मी मौसम में धीरे धीरे फैलने लगी थी। पेड़ के तने, जमीन की मिट्टी, सब कुछ धूप के सेक की वजह से गर्म होने लगी थी। आर्यन उस पेड़ को ढूंढना शुरू करता है। वाटिका के आखिरी हिस्से में सबसे ऊंचा और लंबा खजूर का पेड़ था। आर्यन ने बिल्कुल भी देर ना करते हुए भागकर उस पर चढ़ाई शुरू कर दी। आर्यन ने जैसे ही सबसे पहली बार खजूर के पेड़ पर चढ़ाई के लिए अपना हाथ रखा, वैसे ही उसकी हथेलियों में खजूर के कांटेदार नुकीले हिस्से चुभने लगे। वो नुकीला तना आर्यन की हथेली पर घाव कर रहा था। इन सब के बावजूद आर्यन उस पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। चढ़ाई करते करते आर्यन की हथेली में घाव होता जाता है। उसकी हथेली से खून की बूंदें टपकने लगती है। इसके साथ ही दर्द से छटपटाते हुए आर्यन के चेहरे के हाव भाव भी बदल जाते हैं। आर्यन लगभग पेड़ की आधी ऊंचाई पर पहुंच गया था, मगर अब
और ऊपर चढ़ने में उसे तकलीफ हो रही थी। पेड़ की ऊंचाई अब भी बहुत बाकी थी। पेड़ पर चढ़ते हुए आर्यन की हथेली और उसके हाथ, उसके बाजू, कंधे और साथ ही साथ उसके पैर भी उपयोग में आ रहे थे, जिसकी वजह से उसके शरीर के सभी अंगों की अच्छी खासी मरम्मत हो रही थी। उसके शरीर के हर एक अंग पर अच्छा खासा जोर पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसकी मांसपेशियां उभरने लगी थी। उसका मांस परिपक्व होने के शुरुआती स्तर पर आ चुका था। आर्यन जितनी ऊपर चढ़ाई कर रहा था, उसकी सांस उतनी ही फूलती जा रही थी, जिसकी वजह से आर्यन को ऊपर चढ़ने में और भी कठिनाइयां आ रही थी। फिर भी जैसे तैसे हिम्मत को बांधते हुए आर्यन पेड़ पर चढ़ाई कर रहा था। आर्यन ऊपर आसमान की तरफ देखता है। समय तेजी से ढल रहा था। उसे इसके बाद और भी कई अभ्यास करने थे। आर्यन अपने घाव और उनके दर्द को एक किनारे करता है और अपनी सोच से झटकते हुए गिरा देता है। इसके बाद वो अपनी रफ्तार बढ़ाता है और तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। उसके हाथ से रिसता हुआ खून और भी तेजी से बहने लगता है। इसके साथ ही उसके हाथ और पैरों पर अब और भी ज्यादा जोर पड़ने लगता है। आखिरकार आर्यन सफल हो जाता है। वो खजूर के इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। अब आगे की मुश्किल ये थी कि जिस तरह से आर्यन इस पेड़ पर चढ़ा था, अब उसी तरह से उसे इस पेड़ से नीचे उतरना भी था। आर्यन के हाथ बुरी तरह से छिल चुके थे। आर्यन रोते मरते जैसे तैसे पेड़ से नीचे उतरने लगता है। नीचे उतरना ऊपर चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल और कठिन था। जैसे ही आर्यन अपने पैरों की सही पकड़ बनाने के लिए नीचे जमीन की ओर देखता है, इतनी ऊंचाई से नीचे जमीन को देखने पर आर्यन को चक्कर आने लगते हैं। उसका सिर घूमने लगता है, आंखें टिमटिमाने लगती है। जैसे ही आर्यन की आंखें चक्कर खाती है, वैसे ही आर्यन ऊपर देखने लगता है। नीचे की ओर उतरते हुए आर्यन के पैरों से भी खून बहने लगा था। ऊपर से धूप की गर्माहट उस खून को वहीं जमा दे रही थी। धूप के घाव पर पड़ते ही घाव में भयानक जलन होना शुरू हो जाता। आर्यन के चेहरे की रंगत गायब होने लगी थी। उसके हाथ और पैर के घाव उसे भयानक दर्द दे रहे थे। जो भी हो, आर्यन पूरी मेहनत से नीचे उतरने की कोशिश में लगा हुआ था और कुछ ही देर में बामुश्किल आर्यन पेड़ से नीचे उतर जाता है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। आर्यन नीचे उतरकर उस पेड़ को दोबारा देखता है। आर्यन का यह अभ्यास यहीं खत्म नहीं हुआ था। उसे इस अभ्यास को दोहराना था। कम से कम आर्यन इस अभ्यास को 4 से 5 बार दोहराना चाहता था, क्योंकि तभी उसके शरीर में कोई बदलाव की उम्मीद की जा सकती थी। मगर इस बार आर्यन पहले की तरह इस पेड़ पर चढ़ाई करने वाला नहीं था, बल्कि आर्यन हर बार इस चढ़ाई के स्तर को और भी कठिन करने वाला था, जिसके लिए आर्यन ने एक रेत की बोरी को पहले ही तैयार कर लिया था। आर्यन उस वजनदार रेत की बोरी को अपने कंधे पर लाद लेता है और एक बार फिर से पेड़ पर चढ़ाई शुरू कर देता है। वजन के मारे आर्यन के पैर फिसल रहे थे, तो वहीं उसके हाथों की खरोच कई गुना बढ़ती जा रही थी। रेत की बोरी का वजन इतना ज्यादा था कि अगर उस वजन के साथ आर्यन जमीन पर गिरा तो उसके हाथ पैर तो टूटते ही टूटते, मगर उसके सिर का नारियल भी फूट का फट जाता। आर्यन चढ़ाई शुरू करता है। तभी क्या वजन के साथ चढ़ाई करना सही फैसला साबित होगा, या फिर यही वजन आखिरकार आर्यन की जान लेगा? और कौन से अभ्यास शामिल हैं इस सूची में? क्या समय रहते आर्यन पहुंच पाएगा योद्धा स्तर पर? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट FM।